हर रोज की तरह आज भी उसका दिन सूरज की पहली किरण से ही शुरू हुआ और आज फिर उसने यूं ही बिना किसी के कुछ मांगे कहे हर किसी की हर एक जरूरत पूरी करी। पति की सुबह की सिंगल शॉट कैपेचिनो, सासू माँ की अदरक वाली चाय, देव का ओरियो शेक और छोटी का कम चीनी वाले दूध के साथ फेवरेट बिस्किट। इतने में ही अंदर से आवाज आई, जया यार ये क्या बदतमीजी है, आज फिर तुमने कॉफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी। दूसरी आवाज बालकनी से आई, बहू हर रोज का तेरा एक ही नाटक है, तू ही पी ले इस शरबत को। जया पहले सासू माँ के पास गई और बोली, लाइए माँ थोड़ी कम मीठी बना देती हूँ। इतने में घर का डोर बेल बजा। जया ने किचन में चाय का कप रखा और दरवाजे की ओर तेजी से भागी। नीचे उसकी सहेली विजया हाथ में एक कपड़े का थैला माथे पर उंगलियों को सटाए हुए वो ऊपर देख रही थी। ओ जया जल्दी चल वरना मंडी में ताजा सब्जियां खत्म हो जाएंगी। जया ने अपनी तीसरी मंजिल की बालकनी से कहा, हाँ बस 5 मिनट में आई, तो नीचे ही रुक जरा। चाय का बर्तन ऊपर चढ़ाया, दूसरी चाय बनाई, माँ जी को दूसरी चाय दी। इससे पहले माँ कुछ और कहती, जया ने कहा, माँ अनिरुद्ध ऑफिस चले गए हैं, मैं जरा सब्जी लेकर आती हूँ। सासू माँ ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, जया नीचे उतरी और विजया के साथ बाजार की ओर जाने लगी। इतने में विजया बोली, आज बड़ी देर लगा दी जया जी। हाँ यार सुबह सुबह थोड़ा हो ही जाता है, आई एम सो सॉरी। बाजार उनके घर से थोड़ा दूर था, जाने में करीबन 15 मिनट तो लग ही जाते थे। इन 15 से 16 मिनट में जया विजया एक दूसरे से जी भर के बात करते। टेढ़े मेढ़े से रास्तों पर हर बात सीधी सीधी होती। विजया ने रास्ते की खामोशी से लड़ने को अपनी बात शुरू करी। अरे यार जया, एक तो ये ऑफिस वाले जीने नहीं देते, ब्लडी पेस्ट, पीछे ही पड़ गए हैं। यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वी हैव डेडलाइंस, पर अब उनके चक्कर में मैं घर ना जाऊं। सच्ची अगर विशु ना होते ना तो मैं तो पागल ही हो जाती। इतने में जया बोली, शादी को 18 साल होने को आए हैं और अब अभी भी विश्वनाथन भाई साहब को विशु ही बुलाती हो। ऐसे थोड़े पति का नाम लेते हैं। अरे अब वो है मेरा विशु तो है, और क्या बोलूं, मुझसे तो भाई ये एजी ओजी नहीं हो पाएगा। बाय गॉड मेरी बड़ी हेल्प करता है मेरा विशु। ऑफिस से थोड़ी देर से आऊं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। सुबह अगर थोड़ा लेट हो रही हूं तो ब्रेकफास्ट में मेरी हेल्प करवाता है। बच्चों के पीडीएम्स में भी जाता है। मैं अगर 1 वुमेन आर्मी हूं तो ये भी 1 मैन आर्मी है, कम नहीं है उससे। विजया गर्व से हंसती हुई बाजार की ओर देखती है। चलते चलते दोनों काफी दूर आ चुके होते हैं, पर आज जया को एक अजीब सा डैंक महसूस हुआ। किसी की निजी जिंदगी से अपनी तुलना करना गलत है, पर ना चाहते हुए भी ये गलत काम जया भी कर लेती है। एक तरफ विशु और विजया का एक दूसरे के साथ तालमेल बैठना उसे साफ दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर उसे अनिरुद्ध का ओवर डिपेंडेंट बिहेवियर एक अजीब सी कसैली फीलिंग देता है। ऐसा नहीं है कि अनिरुद्ध जया से प्यार नहीं करता था, पर कभी कभी सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। कुछ और था इस समय जया के मन को जो खाए जा रहा था। मन के अंदर एक तूफान को जया ने बाहर नहीं आने दिया। हृदय के सागर में जो भाव हिलोरे खा रहे थे वो होठों पर बस एक मीठी सी मुस्कान के रूप में सजाए जया ने विजया से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों सब्जी ले और अपने घर की ओर रवाना हो गए। अगले दिन सुबह फिर जया ने अष्टभुजी का रूप ले लिया। आज शनिवार था, सब घर पे ही थे और आज नाना प्रकार के व्यंजनों की फरमाइशें होने वाली थी। इतने में देव अपने कमरे से निकला और जया के पास आकर बैठ गया। देव बोला, अरे माँ कुछ रद्दी सामान पड़ा है क्या? जया ने सब्जी काटते हुए पूछा। क्यों जी, रद्दी बेचने वाले के साथ पार्टनरशिप कर ली है क्या? क्यों चाहिए? नहीं नहीं, मैंने रिसाइकल्ड पेपर बनाना सीखा है, उसके लिए कुछ पेपर्स चाहिए थे। जया ने उसकी तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोली,
ओहो, पहले बताता तो कुछ रख लेती। कल ही रद्दी वाले को एक बड़ा बंडल दिया है पुराने न्यूज़पेपर्स का। वो 2 घड़ी रुकी और फिर उसने कहा, अच्छा सुन देव, वहां ऊपर मेरे कमरे में एक हरा डब्बा पड़ा है, उसमें शायद कुछ रद्दी हो, वो ले आ जरा, शायद तेरे काम आ जाए। देव भाग के ऊपर गया। कमरे में अनिरुद्ध किताब पढ़ रहा था। देव ने अनिरुद्ध को देखकर गुड मॉर्निंग बोला और पूछा, बाबा, माँ कह रही है कि कोई हरा डब्बा नीचे लाओ, कहाँ पड़ा है? अनिरुद्ध ने डब्बे की दिशा में उंगली उठाई और अपना न्यूज़पेपर उठाकर बैठ गया। देव ने डब्बा लिया और उसे तेजी से नीचे आया। डब्बे में पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। जया ने एक एक करके सभी कागजों को देखा। इनमें से कोई भी उसके लिए अहमियत नहीं रखता था, पर जिस कारण से उन्हें इतना संजो के रखा गया था वो अहम था। देव भी पेपर्स छांटने लग गया। तभी उसमें से जया का रिज्यूमे निकला। अब तक जया डब्बा देव के हवाले करके किचन में जा चुकी थी। उसे उन कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं था। जया का सीवी देखकर देव जरा अचंभित हुआ और फिर उसने जया से पूछा, माँ, ये तुम्हारा सीवी है, इससे क्यों रद्दी में दे रही हो? जया ने बिना पलटे ही जवाब दिया, क्या करूंगी इसका, तू ही ले ले, मैं खाना बनाने दे। देव तो वहां से चला गया, पर शायद ये बात बोलते हुए जया के अपने प्रति अहमियत का एक हिस्सा भी चला गया। उस रात जया सो नहीं पाई। एक ही ख्याल रह रहकर उसके मन में उठ रहा था। वो करवटें बदलती रही, कभी उठकर बैठ जाती, कभी अपने कमरे के बरामदे में चली जाती। आसपास हलचल महसूस होती हुई महसूस होने लगी, पर अनिरुद्ध की नींद खुल गई। जया, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जया ने हाँ में सर हिलाया, पर बिस्तर से उठकर दूर चली गई। अनिरुद्ध कहता है, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? जया ने ना में सर हिलाया। अरे, तुम कहती क्यों नहीं हो कुछ? उसने 2 घड़ी कुछ सोचा और फिर कहा, अनिरुद्ध, अगर मैं आज तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दोगे? अनिरुद्ध उठकर बैठ गया। मजाक में बोला, रात के 2 बजे अगर बिस्तर से उठने को कहा तो वो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ, मांगो। जया की माथे की शिकन तस से मस नहीं हुई। अन्नी, मैंने तुम्हें हमेशा हर चीज में सपोर्ट किया है, हमारे घर का पूरा ख्याल रखा है, जो मुझसे हो सका मैंने सबके लिए सब कुछ किया है, पर एक खालीपन महसूस होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये सब पसंद नहीं है या मेरा मन भर चुका है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पीछे छूट रही हूं। मैं अपना करियर फिर से परस्यू करना चाहती हूँ अनिरुद्ध। मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, मैं इसकी वजह से घर में चीजें कुछ भी नहीं बदलने दूंगी, लेकिन हाँ, थोड़ी चीजें बदलेंगी। अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद मैं वापस अपने सपनों का पीछा कर सकती हूँ। तुम्हें घर का थोड़ा ख्याल रखना होगा। हम दोनों की साझेदारी ही समझदारी को राह दिखाएगी। उसने इतना कहते ही अनिरुद्ध की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। वो चुप था। कुछ समय की शांति के बाद वो उठा और बाहर चला गया। जया को लगा कि उसके सपने का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया है। एक साथ हजारों कांच के बर्तन टूटने की आवाज तो बहुत होती है, पर जब वही कांच से उम्मीदें टूटी हैं तो आवाज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक अजीब चुभने वाला दर्द होता है। उसकी आंखों में आंसू अभी उभर ही रहे थे, इतने में अपना लैपटॉप हाथ में लिए अनिरुद्ध अंदर आया। जया असमंजस में थी। उसने कहा, तुम्हारा सीवी पुराना है, एक सुंदर सा सीवी बना लेते हैं, फिर आगे नौकरी साथ में मिलके ढूंढेंगे।
उसने मुस्कुराते हुए जया के सामने लैपटॉप रख दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अपनी आजादी और जीने का हक मांगा नहीं जाता, लिया जाता है। तुम्हें जो पसंद आए वो करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जया शांत थी। शायद उससे अब सच में टेढ़ी मेढ़ी सी जिंदगी में सीधे सीधे चलने का कुछ अंदाजा लग गया था। इतने में अनिरुद्ध के जहन में ये बात चल रही थी कि जो जया हर किसी का ख्याल रखती है, बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती है, हमने उसे कभी क्यों नहीं समझा, खासकर मैंने। आप सुन रहे थे जागरण से बंधन रिश्तों के सुरभि की आवाज में, जिन शब्दों को जोड़ने में सहायता करी है भव्य ने। धन्यवाद।